सो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में चुपके से आता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कह रहा है कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है और उस मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसा है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखो मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो हमारा जो टारगेट है, अगर हम ऐसे लिखें कि हमारा टारगेट, तो टारगेट बड़ा सिंपल है कि हमें फोर्स निकालना है। तो हम बोलेंगे भैया हमारा फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। उसने बोला है कि जो पार्टिकल का मास है वो m है, पार्टिकल का मास m है तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें बेटा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कभी भी आपको समझना ध्यान से, कभी पूरी लाइफ में अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट से, प्यारे बच्चों, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको एक्सेलरेशन आना है तो आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। कीप इन माइंड, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तब जाके आप डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक पहुंचोगे। तो हम बोलेंगे देखो भाई मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं पहली बार डिफरेंशिएशन करता हूं। तो मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन। तो आप पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये जो u बचेगा यहां पे प्यारे बच्चों, और यहां से बचेगा देखो ये 2/2 GT1। अब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है प्लीज डिफरेंशिएशन सीख लो, क्योंकि पूरी 11th 12th की फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आएगा, हम बार बार आपको नहीं पढ़ा सकते। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और v की जगह पर आ जाएगा u प्लस GT। अब जब हमारा तो x से हमने v निकाला प्यारे बच्चों, अब a निकालने के लिए मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक बार और हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले y से v मिला, v से a मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और ये बेटा g। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन हर बार नहीं सिखा सकता, मैंने YouTube पर भी डिफरेंशिएशन की वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज उसे देख लेना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे भाई हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग मास इंटू एक्सेलरेशन mg, तो फोर्स की वैल्यू mg के बराबर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे आप समझिए। प्यारे बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आपको दिखाई दे सकता है। अभी हम टॉप क्वेश्चंस की बात करें तो ये एक सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब देखो इस क्वेश्चन के पीछे रेफरेंस क्या है मैं आपको समझा दूं, कि जब भी ये दीवार है कोई वॉल, और इस दीवार पर अगर एक बॉल को ऐसे फेंका जाए और वो लौट के आ जाए सेम स्पीड से, मतलब v स्पीड से गया और v स्पीड से गया और v स्पीड से ही आ गया, तो यहां पर इंपल्स की बात करें या फिर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, वो होता है बेटा 2mv के बराबर। चाहे हम इंपल्स की बात करेंगे, आई का मतलब यहां पर बेटा इंपल्स है, इंपल्स, और डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मैं लिख देता हूं एक बार, डेल्टा पी हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ऐसा है ना, देखो अब जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन घूम के आ सकता है, पर बस आप कॉन्सेप्ट जानते हो, आपने क्वेश्चन पहले से लगा रखा है, तो आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि देखो कोई भी इंसान स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा। जब मैं 11वीं क्लास में आया था तो मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मुझसे छोड़ो, जो आईआईटी में बैठा मेरा दोस्त, जो आईआईटी से पास आउट हो गया मेरा दोस्त, या हमारे साथ के जितने भी लोग थे 11th में, उनको भी डिफिकल्टी फील होती थी। तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिस करना है, बस और कोई तरीका ही नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है जो आपको समझना है। बाकी मैंने, अगर आप बाई चांस आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो मैंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब प्यारे बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये एक दीवार है और बॉल को हमने ऐसे फेंका यू, और बॉल ऐसे लौट गया किसी एंगल पे, सपोज करो यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर बेटा इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम होता है 2mu या v 2mu cos थीटा। ये बेटा चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है डिटेल में, तो प्लीज आप मेरे लॉन्ग लेक्चर को देख सकते हो, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही करा सकता हूं। अब प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को समझना, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट थ्योरी है, फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल नहीं, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में क्या करवा रहा हूं, देखो लिखा है 2 आइडेंटिकल बॉल्स। मैं आपको पढ़ देता हूं, आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको समझा रहा हूं। कह रहा भैया 2 बॉल है, एक बॉल को हमने सीधा फेंका, सीधा ऐसे, एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और वो ऐसे ही लौट आया। तो पहला केस बेटा ये वाला है, और लेकिन स्पीड की जगह पर u लिखा हुआ है, तो आप भी यहां पर u लिखोगे, u, क्योंकि स्पीड की जगह पर u लिखा हुआ है। तो पहले केस का आंसर बेटा ये है 2mu। अब दूसरी बार में बोला गया है कि बॉल को हमने टेढ़ा फेंका, टेढ़ा, यानी दूसरा केस हमारा ये है बेटा 2mu cos थीटा वाला। तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स, हमें इंपल्स का
रेशियो निकालना है, उनकी वैल्यू का रेशियो। तो पहली बार में इंपल्स क्या होगा बेटा, 2mu। तो चलो मैं रेशियो निकालता हूं। रेशियो कहां निकालू, चलो रेशियो मैं यहां निकालता हूं, यहां। तो पहले वाले केस में देखो I1, पहले वाले का इंपल्स होगा बेटा 2mu, और दूसरे वाले का जो इंपल्स है, मुझे रेशियो लेना है, दूसरे का था 2mu cos थीटा, cos 30 डिग्री। बेटा बात समझ पा रहे हो? दूसरे वाले का इंपल्स क्या है बताओ, 2mu cos थीटा। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बड़ी गजब की बात है कि सब सही चल रहा है ना, ये सही लिखा है ना मैंने, 2mu cos थीटा, ठीक है, सब कुछ सही है। तो यहां से बेटा mu से mu कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो I1 बाई I2 जो हमारा आ जाएगा 1 बाई cos 30, रूट cos 30 होता है रूट 3/2, रूट 3/2, तो 2 पर जाएगा 2 बाई रूट 3। आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, यही इसका आंसर है। यानी अगर आपने एक बार मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मान लो एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना है, तो क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, वो ऐसे घुमा सकता है, समझना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, बोलेगा देखो ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में हम ये एंगल लेते हैं थीटा, थीटा। तो ये क्या हम ऑटोमेटिक नहीं निकाल सकते? ऑटोमेटिक निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर भाई तो अगर ये वाला 60 दे रहा है, तो हमें पता है कि ये वाला 30 ही डिग्री होगा ना भाई, क्योंकि ये वाला एंगल हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। टोटल 90 होता है, देखो ये पूरा 90 होता है, फील करना कभी। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को घुमाएगा। तो इतनी बुद्धि आपको खुद ही लगाना है कि अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करके जा रहा हूं, तो अगर वो क्वेश्चन को घुमाता भी है तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि एंगल ये वाला लेना होता है, ये वाला एंगल। भले ही तू मुझे वो वाला एंगल देगा, मैं एंगल यही वाला लूंगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अगेन आई एम सेइंग, जब मैं 11th में था या दुनिया का कोई भी टॉपर 11th में था, उससे ये क्वेश्चन अपने आप नहीं बन रहा था। प्रैक्टिस करते करते मैं आज कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और ऐसे ही मैं सभी चैप्टर का बना दूं, तो अपना नाम जरूर कमेंट करना और बोलना हाँ सर आप सीरीज कंटिन्यू करो। लव यू ऑल। बेटा कई बार 3 नंबर में इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये देखो, चांस बता रहा हूं, 90% चांस होता है कि ये सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम। लेकिन कई बार होता है कि हमारे टीचर सोचते हैं कि बच्चे ने तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, मैंने काम करता हूं, यहाँ पे अगर वैल्यू देखो, यहाँ पर 50 न्यूटन है, तो टीचर कहेगा मैं इसको 70 न्यूटन कर दूंगा, ताकि बच्चे को लगे नया क्वेश्चन है। तो बेटा चेंज हल्का सा होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, मेन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर प्यारे बच्चों हमने कभी किसी चीज को हैंग किया है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने एक 6 किलो के बॉक्स को हैंग किया, अगर मैं एक 6 किलो के बॉक्स को हैंग करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस बॉक्स पे जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg बेटा mg कितना हो जाएगा 6 इंटू में g, और जैसा बोला गया है कि g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 10, तो हम बोलेंगे 60 न्यूटन। तो कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है जिसका वेट है 60 न्यूटन, mg फोर्स है 60 न्यूटन। लेकिन क्या किया गया, यहां पर ना ऐसे फोर्स लगाया गया, रस्सी पर ऐसे फोर्स लगाया गया। अगर बेटा हम रस्सी पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो समय के साथ पता क्या होगा, समय के साथ ये रस्सी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, रस्सी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा बेटा, और ऐसा हो जाएगा कुछ कि 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और ये रस्सी क्या हो चुका है, टेढ़ा। रस्सी टेढ़ा हो चुका है और इधर फोर्स कितना लग रहा है, कुछ भी फोर्स लग सकता है, ये कोई फोर्स है। अब इस फोर्स की वैल्यू दी हुई बेटा 50 न्यूटन, बोला गया कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, समझना। तो कुल मिला के क्या बात है कि 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है बॉक्स पे, 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब बोला गया है कि भैया ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम अभी रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रुका हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका होता है। हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना है, ये एंगल थीटा बन गया, कि रस्सी टेढ़ी हो गई, एंगल बन गया थीटा। तो प्यारे बच्चों जब यहां पर एक लाइन खींचा जाएगा, लाइन ऐसे खींचा जाता है जानबूझ के क्वेश्चन करने के लिए, तो जब ये एंगल थीटा होता है ना बेटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है। मैं समझा रहा हूं, सुनो। फिर प्यारे बच्चों एक बात को बहुत गहराई से समझना, बहुत दिल से समझना है कि रस्सी के अंदर, प्लीज, ये जो रस्सी है, रस्सी के अंदर इधर टेंशन है बेटा, टेंशन होता है, टेंशन, रस्सी के अंदर खिंचाव होता है, टेंशन। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला होता है हमारा टी कॉस थीटा और इधर वाला हमारा होता है बेटा टी साइन थीटा। तो यहां पर एक इक्वेशन हमेशा याद रखना, देखो याद रखना हमेशा, इसको ना मैं mg लिखता हूं बेटा, mg, ठीक है ना, इसको mg लिखते हैं, mg, ताकि हमारे सभी क्वेश्चन में ये लग जाए। तो इक्वेशन याद रखना, टी कॉस थीटा ऊपर है और mg नीचे है, तो हमारा टी कॉस थीटा हमेशा mg के बराबर होगा ऐसे क्वेश्चंस में। और प्यारे बच्चों पीछे है हमारा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा बेटा हमेशा आगे वाले फोर्स के बराबर होगा। इसको हम ना फोर्स बोल देते हैं, एफ, इसको एफ बोल देते हैं, एफ के बराबर होगा। और प्यारे बच्चों अगर हम ये 2 इक्वेशन याद कर लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं क्या देखूंगा कि भैया स्टेटमेंट ऐसी ऐसी दे रखी है, ये वाली बात है। मैं बोलूंगा यार देखो, नीचे वाले फोर्स को हम mg बोलते हैं, तो हमने क्या इक्वेशन पढ़ा, ध्यान दो, हमने ये इक्वेशन पढ़ा कि टी साइन थीटा एफ के बराबर होता है, एफ के बराबर। तो हम बोलेंगे देखो भैया टी की जगह टी, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, और एफ की जगह पर हम लिख देंगे 50,
क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो 50 है बेटा। तो हम बोलेंगे देखो भैया यहां पर लिख देंगे हम 50। फिर अगला इक्वेशन हमारा क्या है, टी कॉस थीटा। देखो ये पहला इक्वेशन है हमारा। फिर अगला इक्वेशन है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी। एमजी मतलब नीचे वाला, और नीचे वाला इसने 60 दे ही रखा है हमें, तो हमें क्या टेंशन है, हम लिख देंगे 60। अब हमें निकालना क्या है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, एक फोर्स लगाया गया है, तो आप क्या करो, फाइंड व्हाट इज द एंगल। प्यारे बच्चों एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं हमसे, व्हाट इज द एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, टी से टी कट जाएगा, साइन और कॉस में कॉस हो जाएगा tan थीटा, और 0 से 0 कट के हो जाएगा 5/6। और मुझे अगर सिर्फ एंगल निकालना है तो मेरा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/6। थीटा हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 5/6। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने देखो ये tan जो है ना उधर जाके इनवर्स हो जाता है। तो हमने क्या सीखा बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें बस दो इक्वेशन याद रखनी है, टी cos थीटा mg, टी sin थीटा f, और बस हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक घोड़ा, क्या लिखा हुआ है, अ घोड़ा, अ हॉर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी इसमें। कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन द एम्प्टी स्पेस। देखिए एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, अर्थ के बाहर। अगर ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, तो एम्प्टी स्पेस का मतलब है अर्थ के बाहर, स्पेस में। अब स्पेस में घोड़ा भाग नहीं सकता, क्यों भैया, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को चलने के लिए एक्शन रिएक्शन चाहिए होता है। देखो हम कैसे चल पाते, समझना, हम कैसे चल पाते बेटा, हम अपनी टांग से बेटा, टांग देखो, घुटना क्यों बनाया भगवान ने, घुटना इसलिए बनाया ताकि टांग टेढ़ी हो सके बेटा। हम अपनी टांग से, जैसे ये हमारा घुटना है, देखो यहां पर घुटना है, तो हम अपनी टांग को ऐसे टेढ़ी करके जमीन पर एक्शन मारते बेटा, ऐसे एक्शन। अपने पैर से बेटा चलते वक्त देखना पैर में से टेढ़ा होगा तुम्हारा, तुम सीधे सीधे चलते हो, सीधे सीधे नहीं, टेढ़े टेढ़े चलते, तभी तो कमर पीछे से ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि हम टेढ़ा होकर चलते हैं, तो थोड़ा हड्डी ऊपर फिर नीचे, नहीं समझे मेरे, मटक मटक के। वो लड़कियां हील्स पहनती इसलिए उनका ज्यादा लगता है, लड़कों का पता नहीं चलता। चलो देखो ध्यान से, क्या जी बेटा, मैं सही बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। टांग हमेशा प्यारे बच्चों हम पीछे मारते हैं ऐसे खटैक, तो बेटा हम पीछे एक्शन मारते हैं, एक्शन, पीछे हमारा एक्शन होता है नीचे, और ऊपर मिलता है हमें रिएक्शन। तो एक्शन के रिएक्शन की वजह से हम चल पाते। अब सोचो घोड़ा है जो हवा में है या एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में, वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर क्या जमीन नहीं है, वो कैसे चलेगा, चल पाएगा क्या लॉजिकली। तो हम बोलेंगे भैया देखो चलने के लिए एक्शन का रिएक्शन चाहिए, फॉर मूवमेंट हमें रिएक्शन फोर्स चाहिए, और एम्प्टी स्पेस में हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेंगे, इन एम्प्टी स्पेस हॉर्स कैन नॉट गोइंग टू गेट रिएक्शन फोर्स। इसका आंसर लिखता हूं मैं, टेंशन मत लो भैया मैंने लिख दिया, इतना ही लिखना होता है। इन एम्प्टी स्पेस देयर इज नो रिएक्शन फोर्स। क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स मिलेगा ही नहीं घोड़े को, तो कैसे भागेगा वो। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर बी को समझिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर बी बड़ा आसान है बेटा, बहुत ही हम थियोरीज में पढ़ाते हैं इसको। लिखा है पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड। देखिए जब अचानक से ब्रेक लगता है, अचानक से ब्रेक लगता है तो पैसेंजर आगे की तरफ फेंक जाते हैं। जब अचानक से कोई ब्रेक मारता है ना गाड़ी में, तो पैसेंजर आगे की तरफ फेंक जाते हैं। रीजन क्या है इसका, इनर्शिया बेटा, इनर्शिया की वजह से। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेरे लंबे वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसका सिंपल रीजन होता है इनर्शिया। आप चाहो तो इंटरनेट से, अगर पूरा वीडियो नहीं देख सकते 5 घंटे का, तो इंटरनेट से इस टॉपिक को क्लियर कर लेना कि इनर्शिया वाला, इसके अंदर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगता कैसे, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है, पॉइंट नंबर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में इसके आने के चांस बेटा उतने ही है जितना एक इंसान पैदा होने के बाद मर जाता है। यानी कितना चांस है, 100%। जैसे कि इंसान पैदा हुआ है तो वो मरेगा, 100% फिक्स है, वैसे इस क्वेश्चन का भी ऐसा ही है कुछ, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन आ जाता है। और अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी किस्मत इतनी गंदी है कि मौत को भी फेल कर दिया। फील करना है, क्योंकि मैं करीबन 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, और 10-12 साल से मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है। अब पिछले साल का पेपर उठा लो, यही क्वेश्चन देखा था, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। तो क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन पुश इट। अब इसके पीछे रीजन क्या समझते, देखिए पुल और पुश में फर्क समझो। कई सारे को पुल और पुश का मतलब नहीं पता। देखो ये एक, अच्छा ये कई लोगों को नहीं पता लॉन मूवर क्या होता है बेटा, ये अमीरों वाला होता है, गरीब लोगों में नहीं होता, ठीक है। अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग जब रिटायर हो जाते तो चश्मा पहनते एक, ठीक है, और अपने गार्डन में कुछ लेके घूमते रहते हैं, घास कटता रहता है, ठीक है, गार्डन में कुछ लेके घूमते रहते हैं ऐसे दबा के, और घास कटता रहता है। गरीबों को तो कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे तो पता नहीं था ये लॉन मूवर मुझे पता नहीं था, बस कॉन्सेप्ट पता था, कॉन्सेप्ट सुनो। अब होता क्या है बच्चों, ये इसे बोलते हैं पुल, ऐसे खींचने को बोलते हैं पुल बेटा। क्या बोलते हैं, पुल, ये पुल है, और ऐसे कोई चीज रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं पुश। अब लॉजिकली सोचना, अगर आप किसी चीज को पुश करोगे ना तो मुश्किल होता है उसको मूव करना, पुल करने से आसानी से चीजें आ जाती है।
पुल करने में ऐसा क्या है सर, पुल करने में क्या समझना, देखो तो कह रहा है इट इज इजियर टू पुल, पुल करना आसान है, क्यों, देखो इसका वेट ना नीचे होता है बेटा, वेट, वेट मतलब mg। जब हम पुल करेंगे, समझना यहां पर मैं पहले मैं लाइनिंग बना दूं, लाइनिंग, थोड़ा लाइनिंग बना दूं मैं, देखो ये लाइनिंग्स बना रहा हूं मैं जानबूझ के। देखो सुनो, जब आप पुल करते हैं ना, पुल करने से क्या होता है बेटा, यहां पर ना कुछ एंगल है, मान लो एंगल है थीटा, फील करना है इस बात को। आपने पुल करने के लिए फोर्स लगाया, समझना, आपने पुल करने के लिए फोर्स लगाया और यहां कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो इस थीटा की वजह से ना, मान लो ये फोर्स है F, समझना ये फोर्स है F, तो इधर एक फोर्स पैदा होगा F cos थीटा। देखो आप किसी को पता हो या ना हो, देखो अगर ये सब बात आपको नहीं पता, इसका मतलब आपकी थ्योरी बहुत वीक है बेटा, बहुत वीक थ्योरी है। और वीक थ्योरी, अगर आपकी थ्योरी बहुत खराब है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। प्लीज मेरे लंबे वीडियोस को यूट्यूब पे पढ़े, 5-6 घंटे के, 4 घंटे के, उनसे पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपने फोर्स इधर लगाया F, तो बेटा इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको बोलते हैं F cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होता है बेटा F sin थीटा। तो बेटा जब आप बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो ना, पुल करते हो, तो इसके वेट को, वेट मतलब बेटा जो ये लॉन का वेट है, ये जो मशीन है इसका जो वेट है, उस वेट को कैंसिल करने के लिए F sin थीटा आ जाता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, वेट को डिक्रीज, वेट क्या कर देता है, डिक्रीज, वेट क्या कर देता है, तो हम लिख देंगे इफेक्टिव वेट डिक्रीजेस। डायग्राम बनाएंगे, टीचर को समझाएंगे, इफेक्टिव वेट डिक्रीजेस, कि भैया हमारे फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर फोर्स, लिख देंगे बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स इफेक्टिव वेट डिक्रीज, क्योंकि ऊपर एक फोर्स है जो वेट को कैंसिल करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम यहां की बात करें तो सोचो केस कैसा हो जाएगा। पहले यहां पे लाइंस बना लेते हैं, लाइंस। देखो नीचे की तरफ लग रहा है mg बेटा, नीचे वेट लग रहा है, वेट। लेकिन देखो ये फोर्स जो है अंदर की तरफ है, फोर्स अगर अंदर की तरफ है और ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, तो बेटा ये वाला फोर्स जो होगा अंदर की तरफ, ये होगा F cos थीटा, फील करना। अरे यार देखो ये फोर्स है F, और यहां पर थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला होगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स होगा F sin थीटा। तो इस बार क्या हो रहा है, देखो एक तो पहले से ही mg नीचे है, और ऊपर से एक और फोर्स तुमने नीचे दे दिया, क्या नाम है उसका, F sin थीटा। तो भैया आप नीचे तो उसका इफेक्टिव वेट बढ़ा ही रहे हो, तो इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी को धक्का मारते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जितने भी लेबर मजदूर लोग होते हैं अपने कंधे पर रस्सी रख लेंगे, और रस्सी रख के क्या करेंगे, वो खींचते हैं, क्या करते हैं वो लोग, पुल करते हैं। पुल करने से फायदा होता है, और पुश करने से घाटा होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, चीजें फ्रिक्शन में खराब हो जाती है नीचे। बात समझ पाए बेटा, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ो। जैसे तुम लोगों को घर वाले बोलते पढ़ो पढ़ो, पुश करते करते उनका दिमाग घिसने गया है, बोलते बोलते मुंह भी घिस गया है, तो घिसने से, बोलने से घिसे जाता है बेटा। प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है जिसमें इसकी बात अगर मैं करूं 4.18 की मैं बात करूं, प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, तो आपको एक बात समझना है कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन पता कैसा है कि यहां पर एक बॉल है, इस बॉल से ये टकरा के वापस लौट गया, और जब टकरा के वापस लौटता है तो आंसर क्या होता है बताओ, इंपल्स का 2mu। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर बेटा लिखा है, 2 बॉल्स है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक बॉल ऐसे है और एक बॉल ऐसे है, और ये आपस में टकरा के लौट आती है, टकरा के लिखा है देखो 2 बॉल्स, इतना मास है, स्पीड इतना है, कोलाइड एंड रीबाउंड, मतलब क्या है कुल मिला के, एक बॉल ये, दूसरा बॉल ये जाके टकरा के रीबाउंड हो जाता है, क्या जाता है, टकरा के वापस आ जाता है बेटा। टकरा के वापस आने पर ये होता है बेटा इंपल्स, या फिर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप इससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको 4.19 एक बार समझाता हूं कि ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, 0 इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है, रिकॉइल वेलोसिटी का। देखो कह रहा है कि एक शेल है, उसका मास इतना है। बेटा शेल का मतलब बुलेट, बुलेट शेल की बात चल रही है यहाँ पर, बुलेट। बुलेट आप लोग सोचते हो ना कि बुलेट का नाम, देखो हकीकत में पूरा नाम होता है बुलेट शेल, हम सिर्फ बुलेट बोलते हैं, पूरा नाम क्या होता है, बुलेट शेल। तो यहां पर बोला गया कि भैया एक बुलेट है जिसका मास इतना है, तो आपको मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है बेटा, और आपसे बोला कि फायर बाय अ गन ऑफ मास इतना, तो आपको मास ऑफ गन दिया है, mg मतलब मास ऑफ गन बेटा। बोल रहा है कि द मजल स्पीड ऑफ सेल इज इतना, शेल की स्पीड इतनी है, यानी कि आपको किसका स्पीड दे रखा है, मजल स्पीड ऑफ सेल, यानी आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, शेल का मतलब है बुलेट। तो आपको मास ऑफ बुलेट दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है, मास ऑफ गन दिया है, और पूछा क्या है बताओ, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, स्पीड ऑफ गन पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है। तो क्या इस फॉर्मूले में डाल के आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस में मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन, तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, खाली फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालना है और आपको मिल जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज इसे कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आए, हो सकता है वो 1000 kg की जगह 100 kg की जगह पर 1000 kg लिख दे, हो सकता है कि यहां पर 0.020 की जगह पर वो 0.10 लिख दे, तो चीजें बदल सकती है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। सो प्यारे बच्चों
ध्यान देना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है। अब ऐसे 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1000 क्वेश्चन नहीं करा सकता, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सिखा सकता हूं। हमारे सिलेबस में पुली वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपके पास कभी भी टाइम हो ना प्यारू, तो एक बार पूरी एनसीईआरटी तो कर ही लेना। पर अभी फिलहाल टाइम कम है, तो हम टाइम कम हो या ना हो, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। और वैसे भी मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको, और यूट्यूब पर पहले से भी पढ़ा हुआ है। सुनो, लिखा है 2 मास है 8 केजी, प्यारे बच्चों, एक मास है 8 केजी और एक मास है 12 केजी। एक 8 किलो का है और एक 12 किलो का है, और दोनों कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। बेटा ये स्ट्रिंग बोलते हैं, टेंशन, जिसमें स्ट्रिंग में टेंशन आता है, और एक फ्रिक्शनलेस पुली है। बेटा ये पुली है। बोला फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। हमसे दो बातें पूछेंगे हमेशा, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो रस्सी के अंदर टेंशन को हम बोलते हैं टी, बेटा टेंशन है हमारा टी, और इस रस्सी के अंदर भी जो टेंशन है बेटा, उस टेंशन को हम टी बोलते हैं। तो रस्सी के अंदर टेंशन टी है, रस्सी के अंदर टेंशन टी है। अच्छा, इसका वेट है वेट बेटा। अच्छा, टेंशन की डायरेक्शन देखो, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द मास होगा बेटा। ये 8 किलो से ऊपर, ये 10 किलो से ऊपर होगा टेंशन। टेंशन बेटा फोर्स का नाम है बेटा। अच्छा, नीचे होगा इसका mg, mg मतलब 8g बेटा, मास इंटू जी। इसका होगा बेटा 12g, 12g। अब आता है मेन इक्वेशंस कैसे बनेंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इसको बीच से फाड़ दो, मतलब ऐसे लाइन खींचो बेटा, और लाइन खींचने के बाद हमेशा ये सोचो कि जो टोटल फोर्स होगा, टोटल नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लॉज ऑफ मोशन है, और यहां भी सेम लिखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब प्यारे बच्चों, यहां पर नेट फोर्स से मेरा क्या मतलब है। देखिए, पहली बात तो हमें पता है कि ये 12 किलो का बॉडी है, तो हमारा पुली इस तरफ घिसकेगा। मोशन जो इस तरफ होगा, इस तरफ होने का मतलब क्या है कि ये जो 12g है ये बड़ा फोर्स है। तो अगर मुझे इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है, तो देखो एक फोर्स नीचे लग रहा है बेटा और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो टोटल कैसे निकालेंगे। नीचे वाला बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 12g माइनस टी इज इक्वल टू 12a। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी बेटा कि जो बड़ा वाला फोर्स है उससे छोटा वाला माइनस किया। अब यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी सोचना। देखो यहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, हमारा बॉडी ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है कि इस बार टेंशन वाला फोर्स ज्यादा है, तभी उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो इस बार नेट फोर्स कैसे, नेट मतलब टोटल, तो बोलेंगे एक ऊपर फोर्स है और एक नीचे फोर्स है, तो टेंशन माइनस 8g, टी माइनस 8g। और सिंपल भाषा में बोलूं तो एक बार टेंशन आगे होगा तो एक बार टेंशन अपने आप पीछे जाएगा। या फिर सिंपल भाषा में ऐसे रखो कि बड़ा वाला 12g है तो 12g माइनस टेंशन, यहां बॉडी ऊपर जा रहा है, नहीं बड़ा वाला टेंशन है, टेंशन माइनस 8g। अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, हमें मिलता है दो इक्वेशन, हमें ताजे ताजे दो इक्वेशन मिलते हैं, और इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। अब प्यारे बच्चों मान लो मुझे टेंशन के लिए क्या बोलूंगा मैं, 8a प्लस 8g। यहां से मैं टेंशन की वैल्यू निकाल लूंगा, 8g यहां चला जाएगा, फिर उस टेंशन को यहां पुट करूंगा, क्योंकि हमें दो इक्वेशन से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो 12g अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, बस टेंशन की जगह पर 8a प्लस 8g आ जाएगा, 8a प्लस 8g, और ये 12a के बराबर होगा। यहां से 12 में से 8 गए 4g, और बेटा ये माइनस 8 वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 20a के बराबर। नहीं समझ पा रहे, देखो माइनस खोलोगे ना, ब्रैकेट खोलोगे तो 12 में से 8 गए 4, और ये 8 माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा 20a, तो ये बेटा 40 हो जाएगा जब g की वैल्यू पुट करोगे। g की वैल्यू 10 होती है बेटा, 10, तो 40 अपॉन में 20 हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहां से मिल गया 2 बेटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई। अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, अब हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, तो हम यहां पे पुट कर देंगे। देखो 8 इंटू में 2, एक्सेलरेशन की जगह पे 2, और ये बेटा 8 इंटू में जी की जगह पे 10, तो यहां से बेटा हमें आंसर मिल गया 8 दूनी 16, 96 न्यूटन। तो हम बोलेंगे देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टेंशन है वो 96 न्यूटन। अब एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको मेन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ज्यादा डीप नॉलेज के लिए टाइम हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो देख लो, आपका लाइफ बन जाएगा उससे। प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन वरदान है आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड ये है कि ऐसे क्वेश्चंस की जगह पे ना कई सारे टीचर अपने आप को भगवान दिखाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये पहले वाली एनसीईआरटी में था, जो बहुत पुरानी एनसीईआरटी थी ना, उसके अंदर था कि भैया एक रस्सी है, और रस्सी पे ना जो बंदर है, एक बंदर है, ऐसे कहते हैं, रस्सी से एक बंदर लटका हुआ है, रस्सी से एक बंदर लटका हुआ है, और वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ये बंदर ऊपर जा रहा है, बंदर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे देंगे, टेंशन मत लो। कहते हैं बताओ, जो रस्सी, ऐसे बोलेंगे कि जो रस्सी है ना, रस्सी जो है टेंशन सह सकता है, रस्सी के अंदर जो टेंशन है, टेंशन वो मैक्सिमम 20 न्यूटन हो सकता है, टेंशन मैक्सिमम इतना हो सकता है। वो कह रहे कि रस्सी की औकात है भी इतना झेल सकता है। तो बताओ ये रस्सी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, रस्सी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें टेंशन निकालते हैं। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो हम इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। हम बोलेंगे देखो यार, ये जो बंदर है, बंदर का वेट नीचे है, बंदर का वेट क्या है, नीचे, बंदर का वेट क्या है बेटा, नीचे। ऊपर इसने अपने हाथ से, इस बंदर के हाथ में होगा टेंशन, फिर रस्सी पकड़ा है ना इसने ऐसे,
तो ऊपर बंदर के हाथ में ऊपर टेंशन है, नीचे क्या है उसका वेट। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बंदा जा कहां रहा है ऊपर, तो ऊपर का फोर्स क्या है टी, ऊपर का फोर्स क्या है बेटा टी, और नीचे का फोर्स क्या है mg, तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो t इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो बंदर का मास है 4 किलो। कितना? 4 किलो तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ 4 किलो ठीक है। तो बंदर का मास है बेटा 4 किलो। रियल में मेरा मास कितना है? 7 किलो। मास बेटा, मास और वेट अलग होता है। मेरा वेट है मान लो 80, तो मेरा मास होगा सिर्फ 8। तो मैंने यहां लिखा है ना मास इज इक्वल टू 4, इसका मतलब बंदर 40 किलो का है, 40 न्यूटन का है। चलो ये सब में हम नहीं जाते, इतना डीप नहीं जाते, सिंपल समझो कि भैया बंदर का मास है 4 किलो, एक्सेलरेशन इतना है जी। अब हम इसमें टेंशन निकालते हैं, टेंशन। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? मास कितना है? 4 बेटा, तो 4 इंटू में जी की वैल्यू 10 प्लस मास कितना है बेटा 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1। सॉल्व किया हमने, टेंशन कितना आ गया बताओ? 40 प्लस 4 कितना आ गया? 44 न्यूटन। तो आप फील करो कि बंदर जो है 44 न्यूटन का टेंशन यहां पर क्रिएट कर रहा है, और रस्सी कितना सह सकता है? रस्सी मैक्सिमम 20, तो रस्सी टूट जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, मेरा दिल कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है, इस रस्सी के अंदर टेंशन हो सकता है, मान लो बोल दिया किसी ने 100 न्यूटन, ये रस्सी 100 न्यूटन झेल सकता है। तो एक बंदर को ऊपर चढ़ना है बेटा, इसके ऊपर, इस बंदर को ऊपर चढ़ना है बेटा। बंदर को ऊपर चढ़ना है तो कितना आराम से जाए, कितनी एक्सेलरेशन से जाए कि ये चढ़ पाए, कितने एक्सेलरेशन से जाए कि चढ़ पाए। और बंदर का मास है मान लो 4 किलो, तो हो सकता है कि कई बार आपको टेंशन दे दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछे, तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? T इज इक्वल टू mg प्लस ma। टेंशन दिया हुआ है 100, मास रखा है 4, g की वैल्यू 10, मास रखा है 4, एक्सेलरेशन a। तो यहां से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो कई बार कैसा क्वेश्चन आता है कि बताओ बंदर कितनी एक्सेलरेशन से जाए कि रस्सी बिना टूटे ऊपर वो पहुंच जाए। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया टेंशन 100 है ना, तो 100 के हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या बेटा कि रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, तो आप उसका टेंशन देख लो, अपना टेंशन देख लो। आपका टेंशन 44 है, सह सकता है 20, रस्सी टूट गई, और एक्सेलरेशन निकालने वाला भी आ सकता है। अब प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं हम। ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन समझना। देखो अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। लिफ्ट के 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस। लिफ्ट के 4 केसेस होते हैं। पहला ये, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एक होता है बेटा एपरेंट वेट, एपरेंट वेट जिसको हम बोलते हैं एन। एन होगा बेटा mg प्लस ma। क्या होगा? mg प्लस ma। जब लिफ्ट ऊपर जाता है ना तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है mg प्लस ma, इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। और जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो क्या होगा? mg माइनस ma। दो केस समझ में आ गया बेटा। तीसरा केस बेटा, तीसरा, अगर एक्सेलरेशन 0 हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या v की वैल्यू कांस्टेंट, यानी स्पीड भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, या एक्सेलरेशन 0 हो, या लिफ्ट रुकी हुई हो, रेस्ट पर हो, लिफ्ट क्या हो? रेस्ट पर हो। लिफ्ट की बात चल रही, समझाऊंगा, वेट करो। ये बेटा लिफ्ट की बात कर रहे हैं हम। लिफ्ट के लिए 4 केसेस होता है। तो n की वैल्यू mg के बराबर होता है। n मतलब एपरेंट वेट, इसको बोलते हैं एपरेंट वेट, AP वेट, APP वेट। और बेटा जब फ्री फॉल हो, फ्री फॉल, जब कहीं पे लिखा हो फ्री फॉल बेटा, तो फ्री फॉल में याद रखना, फ्री फॉल में n की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो एपरेंट वेट है 0 है। वेट 0 होने का मतलब वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। अब तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, अब क्वेश्चन को समझना। लिखा है एक आदमी है 70 किलो का है मास, ठीक है। तो कह रहा है एक आदमी का मास है 70 किलो, एक लिफ्ट के अंदर है बेटा, लिफ्ट के अंदर। किसके अंदर है? लिफ्ट के अंदर। तो क्वेश्चन है कि उसका वेट बताना है बेटा हमें। वेट क्या बताना है हमें? वेट। उसका वेट स्केल बताना है, कितना वेट होगा जब वो ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। नहीं समझ पा रहे बेटा? जब ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला है, और नीचे जाएगा तो ये फॉर्मूला। तो कह रहा है ऊपर जा रहा है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। अच्छा अब समझना, उसने क्वेश्चन में दे दिया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म बोल दिया, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब है भैया ये केस भी नहीं लगेगा, ये केस भी नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यानी ये वाला केस लगेगा। तो हमारा आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा n इज इक्वल टू mg के बराबर। और n इज इक्वल टू mg के बराबर तो 70 इंटू जी, यानी कितना हो जाएगा बताओ? 70 इंटू 10, 700 न्यूटन। जी की वैल्यू में 10 लेके चलता हूं, अब n से n मत काट देना, 700 यूनिट, न्यूटन लिख दो ना, न्यूटन। तो बेटा ये n की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 5। अब ये वाला केस है बेटा, डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन दोनों। डाउनवर्ड वाला ये केस है, तो इससे लगा लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहां भी यूनिफॉर्म लिखा है क्या? अरे यहां भी यूनिफॉर्म लिखा है, सॉरी गाइस, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया यार।
देखो यहां पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म टुवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोबारा यूनिफॉर्म वाला है, तो दोबारा सेम आंसर होगा। बी का आंसर भी क्या होगा? n इज इक्वल टू mg, सेम आंसर आएगा बेटा। यूनिफॉर्म वाले का आंसर यही होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा है अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा देखो, सेम नहीं होगा बेटा, यहां हमारा एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसने एक्सेलरेशन बोला है, फर्क समझना। ओए बेवकूफ, सेकंड भी सही था मेरा। राइट, किसने मुझे बोला? सेकंड सही तो कर रहा था मैं बेटा। देखो फर्क समझो, ऊपर वाले में यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, देखो ऊपर वाले में यूनिफॉर्म स्पीड बोला है बेटा, तो ये वाला जो केस है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। तो फर्स्ट वाले केस में आपका ये लगेगा यूनिफॉर्म स्पीड वाला, यानी ये वाला फर्स्ट। इन लोगों ने थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है, अगर कोई ठीक से न पढ़े तो फंस जाएगा। सुनो, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यूनिफॉर्म स्पीड वाला है, इसलिए हमारा ये वाला फंस गया, ये वाला हमने कर दिया। लेकिन सेकंड में क्या बोला है? डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड वाले में एक्सेलरेशन दिया है भैया। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसने एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये वाला लगेगा डाउनवर्ड वाला बेटा। तो ये कर लोगे बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले में n इज इक्वल टू mg माइनस ma। थर्ड वाला क्या है? अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ये वाला। तो दोबारा समझा रहा हूं, दो बातें हैं, एक है बेटा स्पीड वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। ये जो हमारा n इक्वल टू mg वाला तभी लगता है जब स्पीड कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, या स्पीड यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये देखो, ये वाले किसके लिए होंगे? एक्सेलरेशन के लिए। चाहे एक्सेलरेशन कुछ भी दिया हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब हम ये लगाएंगे। अब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी वाला क्या है बताओ? सी वाला होगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma। आपको a दे रखा है, m पता कर लोगे। तो सी तक तो हमने कर लिया। व्हाट विल बी रीडिंग ऑन द स्केल? रीडिंग मतलब यही, नॉर्मल का मतलब क्या होता है सुन लो। ये जो n है, n इसको एपरेंट वेट भी बोलते हैं। n को या तो आप एपरेंट वेट बोलते हो या फिर रीडिंग बोलते हो। रीडिंग ये मैंने लॉन्ग लेक्चर में पढ़ाया है बेटा, याद रहेगा सबको? बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन डी है व्हाट विल बी द इफ लिफ्ट मशीन फेल्ड अंडर ग्रेविटी। तो मैंने कहा था फ्री फॉल, बोला ना फॉल फेल्ड हो जाए, लिफ्ट क्या हो जाए? फेल। तो ये क्या होगा? ये डाउन होगा, डाउन लिखा हुआ है डाउन, ये डाउन गिरेगा अंडर ग्रेविटी बेटा। तो अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है फ्री फॉल, बोलते हैं उसको फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि आप अंडर ग्रेविटी हो, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। अब बेटा ये फ्री फॉल कब आता है? जब एकदम से रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट एकदम से खराब हो जाए, धम से गिरे, तो फ्री फॉल में वेटलेसनेस फील होगी। तो इसका जो डी पार्ट का आंसर है, जो नॉर्मल है, वो 0 होगा, वेटलेसनेस। रीडिंग ऑफ मशीन, ये तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। लास्ट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डाल सकते हो। लिखा हुआ है बॉडी मास ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बच्चे कर नहीं पाते। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, कह रहा है देखो एक बॉडी ऑफ मास है 5 kg, एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। कह रहे हैं इसके ऊपर ना 2 फोर्सेस लगते हैं परपेंडिकुलर, एक इधर और एक इधर। 2 फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 और आपस में परपेंडिकुलर है। एक है 8 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन। क्वेश्चन है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बतानी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे को अगर हम 2 फोर्स लगाएंगे, जैसे मुझे अगर किसी ने खींचा तो मेरी बॉडी बीच में जाएगी। कहां जाएगी? बीच में, उसके बीच में ही कहीं जाएगी। तो हम कहेंगे देखो भाई हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इनके बीच में कहीं होगा एक्सेलरेशन। हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। अब लॉजिकली सोचना, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो बेटा एक्सेलरेशन निकालने के लिए सुनो, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं। पर प्यारे बच्चों यहां पर है 2 फोर्स, एक फोर्स है F2, एक फोर्स है F1। तो अब क्या करोगे? यहां पर आप F की जगह पर 6 लिखोगे कि 8 लिखोगे? क्या लिखोगे? 2 फोर्स दे रखा है और एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स अपॉन मास होता है। तो बेटा हम इन दोनों फोर्स को एक फोर्स बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट। क्योंकि भैया देखो लॉजिकली बता रहा हूं, लॉजिकली अगर 2 फोर्स है तो आप यहां पर पुट नहीं कर सकते, आपको एक ही पुट करना पड़ेगा। तो हम इन 2 फोर्स को एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, तो हम निकालेंगे फोर्स का रिजल्टेंट। तो फोर्स का रिजल्टेंट बेटा अंडर रूट F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, और जब 2 फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है बेटा। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम फटाफट क्या करेंगे? हम निकालेंगे फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हमारा होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 64 110। कितना हो गया बेटा? रूट 100 और ये आ गया 10 न्यूटन। यानी सर आप ये कहना चाहते हो
पहले आपने इन दोनों फोर्स का रिजल्ट निकाल लिया, तो अब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। हम रिजल्टेंट फोर्स डालेंगे 10 और मास की वैल्यू है 5, तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हमसे एक और बात बोली है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी निकालो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम यहां पे लिखते हैं थीटा, यहां पर हम लिखते हैं बेटा थीटा, थीटा, और इस एंगल को निकालेंगे। बेटा फिजिक्स में एंगल का मतलब ही डायरेक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, यहां पे ट्रायंगल, दिस इज आवर ट्रायंगल, थोड़ा किसी और कलर से बनाऊं मैं, दिस इज आवर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे tan थीटा, हम निकालेंगे बेटा tan थीटा, जहां पर थीटा हमारा जो होगा ना वही डायरेक्शन ऑफ वो होगा एक्सेलरेशन। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर ये है बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, तो हम ये वाली जो है ना, ये वाली 8 है बेटा, 8, ये 8 है, तो इसको भी हम 8 मानेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है और हमारा बेस जो है, बेस नीचे वाली लाइन है जो कि 6 है। तो थीटा हमारा आ जाएगा बेटा 10 का इनवर्स लगाएंगे यहां पे, इनवर्स 8/6, और बेटा इसी को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आई होप आप समझ गए होंगे कि किसको कहा जा रहा है और किसको नहीं कहा जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करना है। देखो मैं बता रहा हूं, टाइम कम है तो इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, टाइम ज्यादा है तो आपके पास बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। आपका जितना मन करे उतनी प्रैक्टिस करो, कोई छूट नहीं है, ठीक है? सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। प्यारे बच्चों, और भी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन चाहिए या कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जो भी आपकी डिमांड है आप मुझे कमेंट करो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, MCQ और सर्सन रीज़न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं JEE नीट के लेक्चर भी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत कुछ आपके लिए पूरी जान लगा रखी है। सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। लव यू ऑल।